हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आगे जो हमने जो कंटिन्यू करना है रेजिस्टिविटी टॉपिक, उस पर आज का वीडियो बेस्ड रहेगा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब इस चैप्टर में कुछ 4-5 टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें अभी 3-4 वीडियोस और लगेंगे। ठीक है, तो हैव पेशेंस। चैप्टर थोड़ा लेंथी है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो इसलिए इस चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी टॉपिक हम लीव ना करें, मिस ना करें, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक रेजिस्टिविटी। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रेजिस्टेंस, और हमने यह भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ऐसे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आई बात। अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हम करेंगे, एक हमने फॉर्मूला बनाया था रेजिस्टेंस का। क्या बनाया था? R इज इक्वल टू रो। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाया, ये एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया L अपॉन A के साथ। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो, एंड एक्चुअली इट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। इट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। देखो ध्यान से, इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब जो रेजिस्टिविटी है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो समझो। ये एक किसी भी कंडक्टर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो नेचर ने उसको प्रोवाइड कराई है। कोई भी हमारा कंडक्टर है, चाहे वो कॉपर का बना है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो आयरन का है, एनी कंडक्टर, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। देखो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो फंक्शन है ना, वो सेम है, और बेसिकली ये सेम ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर करंट को लिमिट करेगा, कंट्रोल करेगा। रेजिस्टेंस का भी यही फंक्शन है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो एक नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, बाय चेंजिंग द लेंथ, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकते। मान लो हमने कॉपर का वायर लिया, कॉपर का वायर हम चाहे इतना सा लें या फिर बहुत लंबा ले लें, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना। मटेरियल क्या है? कॉपर ही है। तो कॉपर का वायर चाहे हम बहुत थिक ले लें या बहुत थिन ले लें, या बहुत छोटा ले लें या बहुत बड़ा ले लें, तो कॉपर ही है, उसमें कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल सेम है तब तक उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी मटेरियल की जब तक वो मटेरियल सेम रहेगा, बट उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। उसको अगर लेंथी बना दें, ठीक है, या उसको हम थोड़ा थिक बना दें, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यही बेसिक डिफरेंस है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। बोलो, क्लियर हुई बात? तो यहां पर हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है, दिस इज वाइडली यूज्ड इन सो मेनी न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर बनते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी हमारा एक इंट्रिंसिक, या ऐसे लिख देते हैं, ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which does not change, which does not
change with length and cross section area, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से चेंज नहीं होता। और काम क्या है इसका? इट कंट्रोल्स द करंट इन द कंडक्टर। ऐसे समझो रेजिस्टिविटी को, जो मैंने लिखी है कहानी, ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जिसकी वजह से वो करंट को कंट्रोल करेगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से करंट कंट्रोल होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ये लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, दैट्स इट। ये होता है रेजिस्टिविटी। तो हमें क्या याद रखना है? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इतना ध्यान रखना है। बात कुछ समझ में आ रही है? जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, एक हम मान लो एल्यूमिनियम का वायर ले लेते हैं इतना बड़ा, और दूसरा भी एल्यूमिनियम का वायर ले लेते हैं इतना बड़ा। इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले का, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों एल्यूमिनियम के हैं। तो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी तो सेम ही रहनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल है तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकालते हैं यहां से तो कैसे निकलेगा? ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर है? यहां से आर की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, यहां पर क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर मतलब रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट बनेगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये ध्यान रखना, ओम मीटर। बोलो, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यहां तक अभी हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टिविटी क्या होती है और वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। देखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन 2 फैक्टर्स, मेनली 2 फैक्टर्स। एक तो मटेरियल के ऊपर और एक टेम्परेचर के ऊपर। अगर कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और कोई लो कंडक्टिविटी का होगा तो दैट मींस उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। रेजिस्टिविटी हाई होगी, लो कंडक्टिविटी मतलब उसमें करंट कम फ्लो करता है। करंट कब कम फ्लो करेगा? जब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ही तो रोकेगी ना करंट को। क्लियर हो रही है बात? तो ये ऐसा यूनिट हमें याद रखनी है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम एंड रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर। तो ये बेसिक डिफरेंस ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और एरिया को के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की, जो एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करें जैसे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी अलग होती है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी अलग होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी अलग होती है। अब मुझे बताओ कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए या बहुत लो होनी चाहिए? कंडक्टर्स मींस व्हाट? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है। अब इजीली करंट उसी में फ्लो करेगा जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। दैट मींस कंडक्टर्स शुड हैव वेरी वेरी लो रेजिस्टिविटीज। क्लियर माय पॉइंट? अब देखो यहां पर अगर हम एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो एक फिक्स टेम्परेचर मान लेते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ कंडक्टर्स की, कुछ अलॉयज की और कुछ इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में उसकी वैल्यू दी होती है, वो वैसे ही देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंडक्टर्स, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मैंने बताया होगा। तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो होती है ऑलमोस्ट 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देखो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 है, बहुत कम है। 10 की पावर -8 दैट मींस बहुत कम है, ठीक है। तो इसी तरह से कॉपर, अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी देखी जाए तो वो होती है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर भी इसी के आसपास होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कॉपर की। अब थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी कॉपर की, दैट मींस एज कंपेयर टू सिल्वर कॉपर इज लेस कंडक्टिंग। क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 इतना तो सेम है, लेकिन यहां देखो, यहां पर 1.7, इधर 1.6, तो कम कौन सा हुआ? 1.6 कम हुआ ना। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है कॉपर से, दैट मींस सिल्वर इज मोर कंडक्टिंग देन कॉपर। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हायर होगी सिल्वर से। वैसे तो हम सिल्वर के कंडक्टर्स बनाते नहीं है, क्योंकि सिल्वर यूज करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो जितने भी वायर्स वगैरह हम बनाते हैं वो सब कॉपर के ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर सिल्वर को हटा दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली सिल्वर यूज नहीं होता, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। थियोरिटिकली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट प्रैक्टिकली इन डेली यूज कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसी तरह से रेजिस्टिविटी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उनको बस देखना है, उनको याद नहीं करना। अब अगर हम बात करें एलॉयज की रेजिस्टिविटी इससे ज्यादा होती है। एलॉयज की रेजिस्टिविटी देखें तो जैसे एक एलॉय होता है नाइक्रोम, एक नाइक्रोम एलॉय होता है। अब एलॉय की रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कंडक्टर्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि उनमें से करंट फ्लो करता है, लेकिन बहुत ही धीमे 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 करंट फ्लो करेगा। तो इसकी ऑलमोस्ट होती है 10 टू द पावर -8 तो रहता ही है, और यहां पर आई थिंक 100 होता है। लेट मी कंफर्म। हाँ, नाइक्रोम का होगा 100 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब देखो ये 1.7 है, ये 100 है, सीधा 100 हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो एलॉयज की, इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा, बहुत। अगर हम ग्लास लिखें यहां पर, तो ग्लास की तो 10 टू द पावर 10 से लेकर 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 10 इतने ऑर्डर का रेजिस्टिविटी होता है। किसका? ग्लास का। बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं, पेपर है, वुड है, उन सब की जो रेजिस्टिविटी है ना, उनका ऑर्डर क्या होता है? 10 टू द पावर 10 इतना तो रहेगा ही, इससे ऊपर भी होता है।
10 की पावर 11, 12, 13, 14, 15। यहां देखो 10 की पावर माइनस में है, यहां 10 की पावर प्लस में है, सॉरी 10 की पावर 14, यहां 10 की पावर प्लस में है, इधर माइनस में है। तो डिफरेंस देख रहे हो, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज्यादा है, तो इसीलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो यहां पर अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो टेक्निकली, साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे? ये फॉर्मूला देखो, ये वाला, यहां से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। ठीक है। मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर को हमने लिया, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, जो वायर हम लेते हैं ऑलवेज सिलेंड्रिकल ही मानते हैं उसको, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां भी 1 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ आर बचेगा। तो रो इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स resistivity is numerically equal, only numerically equal to resistance when the area of cross section is 1 meter and the length of the conductor is, area of cross section is 1 meter square and the length of the conductor is 1 meter। बोलो क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लें, ये हमने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया क्रॉस सेक्शन हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर, और ये जो उसकी टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ हमने ली L इज इक्वल टू 1 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बनेगा, ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी। उस केस में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल माने जाएंगे। तो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी? यहां से डेफिनेशन बनेगी रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is, लेंथ कितनी है? 1 मीटर, and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। जो मैंने समझाया वही लिख दिया, देखो ध्यान से, जितना समझाया वही लिख दिया। तो कुछ क्लियर हुआ रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट? एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, भाई जैसे हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई लंबा, छोटा, काला, गोरा, अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी जल्दी से चेंज नहीं होती। ठीक है, बहुत कम फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी प्रॉपर्टी जैसा वो है वैसा ही रहता है, नेचुरली जैसा उसको नेचर ने बनाया है वैसा ही रहेगा। फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक, वो काला बेचारा काला ही रहेगा। अब प्लास्टिक सर्जरी करा ले तो अलग बात है, ठीक है, बट नेचुरली जैसा है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब कुछ क्लियर हुआ, डिफरेंस समझ में आया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या बेसिक डिफरेंस है। बस एक पॉइंट याद रखना है कि रेजिस्टिविटी, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है, किसी भी जो कंडक्टर होता है उसकी क्वांटिटी है जो एरिया और लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। फंक्शन दोनों का सेम है, जो दोनों का काम है ना, चाहे रेजिस्टेंस की बात करें रेजिस्टिविटी की बात करें, दोनों का काम एक ही है। क्या काम है? करंट को लिमिट करना, करंट को कंट्रोल करना, एक ही काम है। अब यहां से देखो, यहां से ये जो एक्सप्रेशन है किसका? रेजिस्टेंस का। तो यहां से रेजिस्टेंस
से हमें क्या पता चलता है कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और इस रो यानी कि रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। पॉइंट को समझो ध्यान से। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर रो मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की ज्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेशन से हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने कॉपर लिया और एक हमने नाइक्रोम ले लिया। कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो कॉपर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसलिए उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, वो गुड कंडक्टर माना जाएगा। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए नाइक्रोम इज नॉट अ गुड कंडक्टर, वो मॉडरेट कंडक्टर है। जो एलॉयज होते हैं ना, दे आर मॉडरेट कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। बात समझ में आ गई बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। कॉपर वायर है मतलब वायर है सिलेंड्रिकल होगा, तो ये जो उसका क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन है सर्कुलर शेप का होता है ना, तो सर्कल है तो इसका कोई डायमीटर भी होगा, वही डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर से हमें पता चल जाता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। अगर डायमीटर कम होगा तो वो थिन होगा, अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो वो थिक वायर होगा। तो 0.5 mm उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। डायमीटर कितना है 0.5 mm, ठीक है। यहां से रेडियस फाइंड आउट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर से हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहीं पर हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो 0.5 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हमने हटाया, इधर हमने एक 0 लगाया, 5 1 जा 5 4 जा, तो रेडियस आ गया 1/4 mm। अब क्योंकि हर चीज SI यूनिट में होनी चाहिए, तो रेडियस क्या होता है, एक्चुअली रेडियस लेंथ ही तो होती है, एंड लेंथ की SI यूनिट क्या होती है मीटर। तो mm को हमें मीटर में चेंज करना है, यही सब काम कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आगे जाके क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 1/4 है, mm को हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, 1/4 को हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से। क्लियर हो गई बात? 1000 से डिवाइड करने का मतलब इस 1/4 की मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 इंटू 10 टू द पावर 3। 1000 को हमने लिख दिया 10 टू द पावर 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर जो रेडियस बना दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगी। तो ये तो हमारा रेडियस आ गया। चलो आगे देखते हैं क्या है। रेजिस्टिविटी दी हुई है इतनी, उस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी दी हुई है। अब ये प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। ये उस मटेरियल की, कॉपर की जो मटेरियल है, जो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है ये वो दिया हुआ है। तो रेजिस्टिव मतलब हमें रो दिया हुआ है, हमें रो दिया हुआ है। रो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ये हमें रेजिस्टिविटी गिवन है। हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल। मतलब ऐसा वायर, ऐसा कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी है और जिसका डायमीटर इतना है, वो वायर हम कितना लेंथी लें, ठीक है, ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का बन जाए।
अब जो रेजिस्टेंस है वो तो लेंथ पर डिपेंड करेगा ना, तो हमें कितना लेंथी, कितना लंबा वायर लेना है ताकि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। बात क्लियर हो रही है? तो हमें बेसिकली रेजिस्टेंस लेंथ निकालनी है, उस कंडक्टर की लेंथ निकालनी है कि कितना लंबा हम वायर लें कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। हमारे पास कोई वायर है, अभी इतना छोटा है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी 1.6 10 टू द पावर -6 है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो डायमीटर है वो इतना है। अब हमें बताना है कि कितना लेंथी वायर हमें लेना है, क्या इतना लें, 5 मीटर लंबा लें? तो देखते हैं 5 मीटर में 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं बन रहा भाई, ठीक है, और ज्यादा ले लेते हैं, 8 ओम का ले लेते हैं, नहीं बन रहा, ठीक है, फिर 12 ओम का, इस तरह से ले लेते हैं। तो जहां पर भी उसका रेजिस्टेंस 10 ओम का बन जाएगा बस वही रुक जाएंगे, वही उसकी लेंथ होगी। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। यहां से हमें एल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाओ, एल को एक साइड रखो, आर ए अपॉन रो। आर कितना है 10 ओम, आर इज 10 ओम, तो 10 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस, हाँ पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, आर इतना है, ये आर है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आर हो गया, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 1/4, आर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, ओके, अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। अब ये सिंपली प्योरली दिस इज अ मैथमेटिक्स, ये आप खुद सॉल्व करोगे, कर सकते हो ना, इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले, इस तरह की कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं, मैंने भी बताई है आप लोगों को, और मैथ्स में भी आपने कई बार सीखा होगा, यू आर इन 10th क्लास, ठीक है, तो ये सब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, इसका एक स्टेप सॉल्व कर देता हूं, चलो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर करेंगे, 10 टू द पावर -3 है, -3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन गया, 3 2 6, देखो L इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 10 टू द पावर -6 इंटू 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16, ये आ गया, अपॉन ये क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, अभी 10 की पावर -6 ये कट गया, ओके, ये पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आ गया 10 आ गया, ये 16 नीचे ले आओ, तो क्या बचा 10 इंटू 3.14 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू ये 16 भी नीचे आ जाएगा 16, चलो ये पॉइंट भी हटा लेते हैं, तो यहां पर कितना आ गया 10 टू द पावर 2, 100 है ना, 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 100 आ गया। अब देखो ये 10 और ये 10 100 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 314 अपॉन 16 इंटू 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा समवेयर अबाउट 122.8, लेंथ आ जाएगी 122.8 मीटर्स। यहां तक तो मैंने सॉल्व कर ही दिया यार, इसके आगे खुद सॉल्व कर लो, 122.8 मीटर्स ये आंसर आया, मतलब हमें इतना लंबा वायर चाहिए, 122.8 मीटर्स लंबा वायर चाहिए, तब जाकर उसका रेजिस्टेंस बनेगा 10 ओम, और रेजिस्टिविटी उसकी उतनी ही रहेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6। बात समझ में आ रही है, चाहे 123 मीटर ले या फिर 1 मीटर लंबा वायर ले, रेजिस्टिविटी इतनी रहनी है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा उसकी लेंथ से। बात समझ में आ गई ना, ओके, आगे पूछते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, भी या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, बोलो होगा, यस बिल्कुल होगा।
क्योंकि अगर डायमीटर चेंज हो जाएगा तो रेडियस भी चेंज हो जाएगा, और अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा, और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो अगर डायमीटर को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यह भी देखेंगे। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या डायमीटर डबल करने पर, या रेडियस डबल या रेडियस हाफ कुछ करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस बताओ किस तरह से चेंज होगा, रेजिस्टिविटी बताओ किस तरह से चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, ठीक है, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब हम निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। देखो सी, रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला था, ये होता है फॉर्मूला L/A रेजिस्टेंस का, रो L/A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ R को हम अगर डायमीटर की टर्म्स में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, R नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर इज डबल्ड, तो हम यहां रेडियस को डायमीटर की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ऐसा होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, रेडियस इज d/2, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो r का मतलब क्या, d/2, तो यहां r की जगह लिख देते हैं d/2, और इसका स्क्वायर भी हो रहा है r का, तो d का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। बोलो, r/2 लिखा था ना हमने, तो r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी d/2 लिखा था ना, तो d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, d²/4। क्लियर हो गई बात? चलो, अब ये हमारा r हुआ, ठीक है। नाउ यहां से अब देखो क्या है, डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दिया, मतलब d को अब क्या कर दिया, 2d कर दिया। यहां पर हम d की जगह अब लिख देंगे 2d। ये हमारा मान लो r1 हुआ, तो r2 क्या हो जाएगा, मतलब चेंज करने के बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। r2 क्या होगा, रो तो ऐसे ही रहेगा, l हमने चेंज नहीं किया, पाई तो कांस्टेंट है ही, तो d की जगह हम 2d लिख देंगे, क्योंकि डायमीटर डबल हो रहा है, 2d। तो d की जगह 2d लिखेंगे, तो 2d का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4d²। ध्यान से सुनो, d को अगर हम 2d लिखेंगे, ठीक है, d का अगर हम 2d लिखेंगे तो यहां 2d का होल स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 4d²। तो क्या आ जाएगा, 4d², और यहां पर 4 की जगह 4 ही रहेगा, ये 4 से कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर हो रही है बात? तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आई, R2 की वैल्यू आ गई रो L/πd²। R2 इतना आ गया और R1 इतना है, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहां पर R1 है रो L/πd²/4, इस 4 को ऊपर ले जाते हैं, इस 4 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं ना, तो R1 कितना आया भाई, R1 आया हमारा 4 रो L/πd²। R2 कितना आया, R2 आया हमारा रो L/πd²। बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ ये जो पोर्शन है रो L/πd², ये किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है ना, R2 के इक्वल है ना, तो यहां पर हम R2 लिख सकते हैं। देखो ये दोनों सेम है ना, तो रो L/πd² इज इक्वल टू R2, तो इसकी जगह ये वाला जो पोर्शन है यहां पर हम R2 लिख सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 4R2, इसकी जगह हमने R2 लिख दिया, R1 इज इक्वल टू 4R2। तो R2 कितना आ जाएगा,
ये 4 नीचे आ जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू R1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। हमें R2 ही फाइंड आउट करना था ना, हमें ये निकालना था कि R2 मतलब रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से जो पहले था उसका 1/4 हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया। बोलो, कुछ पिक्चर क्लियर हुई, समझ में आया? तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने आज रेजिस्टिविटी के बारे में सीखा और कुछ एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं तो उनको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।